మన ముఖ్య అతిథి మానनीय सतीश कुमार जी మనందరికీ మార్గదర్శనం చేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. बहुत ही सम्माननीय हमारे प्रोफेसर लिंगामूर्ति जी, जिनको हम जानते हैं कि वो अभी केंद्रीय विश्वविद्यालय गुलबर्गा में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं, स्वदेशी जागरण मंच के दक्षिण मध्य क्षेत्र के सह संयोजक हैं और इस क्षेत्र के इस अभियान के हमारे समन्वयक हैं। पुराने कार्यकर्ता हैं, इसलिए हम सब लोग जानते हैं उनको कि बहुत डेडिकेशन के साथ वो इस संगठन का काम करते हैं। इस क्षेत्र में जगदीश जी हैं हमारे संगठक, और उनको पूरा उसी तरीके से वो उनका सहयोग भी मिलता है। इसी तरह से हमारे श्री हरीश बाबू जी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, करीमनगर से, अधिकांश हम लोग जानते हैं क्योंकि वो भी बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। इस अभियान के भी वो समन्वयक हैं और स्वदेशी जागरण मंच के भी इस प्रांत का काम देखते हैं, क्योंकि स्वदेशी जागरण मंच के निमित्त जो है काम जो है वो कोऑर्डिनेशन का ही लगा है 11 संगठनों का, 11 संगठनों का। श्री एकार अरिंदर जी सेवा भारती के हैं, किंतु मैं उनका सुन रहा था कि उनका तो काफ़ी वेल थॉट, वेल रिसर्च्ड, क्या नाम है, अभी उन्होंने डॉक्यूमेंट यहाँ पर रखा है, और विज़न क्या है आगे के एम्प्लॉयमेंट का, कौन सी डिस्रप्टिव टेक्नोलॉजीज़ और क्या नाम डिस्रप्शंस आ रही हैं, उसको विजुलाइज करके उन्होंने एक अच्छा यहाँ पर प्रेजेंटेशन दिया है। श्रीमान रमेश गौड़ जी जो यहाँ संचालन कर रहे हैं भारतीय मजदूर संघ के, हमारे संगठन मंत्री यहाँ बैठे हैं राम मोहन जी भारतीय मजदूर संघ, स्वदेशी जागरण मंच के राजा श्रीनिवास बैठे हैं, ग्राम विकास के प्रांत प्रमुख रामाराव जी हैं, सहकार भारती के अध्यक्ष कुमार स्वामी जी, हाँ, और लघु उद्योग भारती के भी संगठन मंत्री शिवराम कृष्णन जी, और हमारे संघ के भाग्यनगर के संभाग कार्यवाह श्रीमान मल्लिकार्जुन जी, और बड़ी संख्या में आए हुए तेलंगाना प्रांत के स्वावलंबी अभियान के वरिष्ठ और पुराने और नए कार्यकर्ता बंधुओं, भारत माता की। मैं बोलता हूं जब बाजार जाएंगे आप लोग बोलेंगे सामान स्वदेशी लाएंगे। जब बाजार जाएंगे, जब बाजार जाएंगे, मैं बोलता हूं चाइनीज वस्तु छोड़कर आप लोग बोलेंगे बोलो वंदे मातरम। मैं बोलता हूं स्वरोजगार अपनाएंगे, आप लोग बोलेंगे देश समृद्ध बनाएंगे, है ना। स्वरोजगार अपनाएंगे, स्वरोजगार अपनाएंगे। मैं बोलता हूं गांव शहर की एक पुकार, आप लोग बोलेंगे उद्यमिता और स्वरोजगार, ठीक है। गांव शहर की एक पुकार, उद्यमिता और स्वरोजगार। गांव शहर की एक पुकार, भारत माता की। जैसी ये प्रांतीय कार्यशाला यहां हो रही है, ऐसी 40 कार्यशालाएं इस भाग्यनगर की आज की कार्यशाला से पहले संपन्न हो चुकी हैं। टोटल 45 प्रांत हैं, 45 प्रांत हैं, सभी 45 प्रांत में करनी है। अब यहाँ के भाग्यनगर के कार्यकर्ताओं ने सोचा कि हम थोड़ा देरी से करेंगे, पूरी तैयारी के साथ करेंगे, क्योंकि मुझे लिंगामूर्ति जी के, हरीश जी का जब फोन आ रहा था तो उससे मैं अंडरस्टैंड कर रहा था, और आज आप लोगों की उपस्थिति देख के, ठीक है, क्या मैं फीमेल्स थोड़ी कम होंगी, लेकिन आप लोगों की उपस्थिति देख के, और मेरे ख्याल है कि सभी 11 संगठनों के आया होगा क्या कार्यकर्ता, हैं, सभी BMS, किसान संघ, सहकार भारती, लघु उद्योग भारती, सेवा भारती, हाँ, सभा का 12 का है, सभी संगठनों की उपस्थिति और पहले ही सत्र में उपस्थिति इन 17 संगठनों में सबसे अच्छी यहां दिखाई दे रही है आप लोगों के यहां पर। ऐसे
काशी वाले कार्यक्रम में 300 से अधिक संख्या थी, वो एक बात है, किंतु मैं वहां नहीं गया था। किंतु बाकी संगठनों में 150 पौने 200 तक संख्या रही, तो आप लोगों की भी अच्छी उपस्थिति है, एक बात है। लेकिन ये इतनी वो नहीं है बात। आज हम एक गंभीर विषय पर अपने इस तेलंगाना प्रांत के स्पेसिफिक चिंतन करने वाले हैं। और वो विषय कौन सा है, हम सब लोगों को मालूम है। जो भारत का, केवल तेलंगाना का नहीं, सारे भारत का सबसे अधिक संवेदनशील, चिंता का और आवश्यकता का विषय बना हुआ है। और वो विषय क्या है, बोलो क्या विषय है? रोजगार। रोजगार सृजन ये भारत की इस समय की सर्वाधिक बड़ी चुनौती है। अभी पिछले महीने 1.5 महीने से महंगाई थोड़ा बढ़ गई है, इसलिए हो सकता है सर्वे में महंगाई दिखाई दे, किंतु 2 महीने पहले तक भी जो एबीपी वालों ने सर्वे कराया, सी वोटर ने, और इंडिया टुडे ने सर्विस कराया माई एक्सिस के साथ, दोनों बड़े सर्वे। सीएमआई का डाटा तो हर समय बोलता रहता है, उसको तो हम अलग रखते हैं, लेकिन 2 बड़े मीडिया ग्रुप ने जो सैंपल सर्वे कराया, इंडिया टुडे का जो सैंपल सर्वे था वो 1,40,000 का था, देश की सभी 28 स्टेट्स का था, 29 स्टेट उनका 28 का था। उस सर्वे ने भी बताया भारत की सर्वोच्च चुनौती, उसने महंगाई को, करप्शन को, बैड गवर्नेंस को या बाकी चीजों को, सांप्रदायिकता को नंबर 2, 3, 4, 5 पर डाला। नंबर 1 पर उसने भारत की डिमांड, भारत की आवश्यकता में बताया कि भारत में रोजगार की आवश्यकता सबसे अधिक है और भारत की सबसे बड़ी चुनौती है बेरोजगारी से निपटना। ये फरवरी मास के सर्वे हैं, बट पिछली फरवरी 2021 में ही आर्थिक समूह के संगठन, सभी 6 संगठन, ये जो आर्थिक समूह के हैं, मजदूर संघ, किसान संघ, लघु उद्योग भारती, सहकार भारती, ग्राहक पंचायत और स्वदेशी जागरण मंच, उसके अलावा राजनीतिक क्षेत्र के बीजेपी के लोग थे और एबीवीपी के लोग थे। हम 8 संगठनों के लोग अहमदाबाद में बैठे थे, कर्णावती में। 2 दिन पूरा चिंतन हुआ, भारत की कौन सी ऐसी सबसे बड़ी आवश्यकता है जिसको हम 8 संगठन मिलकर समाधान कर सकते हैं। सबका एक मत से मत बन गया कि हम बेरोजगारी की समस्या को 8 संगठन मिलकर हल करेंगे। संकल्प किया। डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी अपने सह सरकारी वहां उपस्थित थे, क्या नाम है, हमारे संगठन मंत्री स्वदेशी जागरण मंच के थे वहां पर, भारतीय मजदूर संघ के सुरेंद्रन जी थे, लघु उद्योग भारती के प्रकाश जी थे, बीजेपी के संतोष जी थे, सभी संगठनों के, ग्राहक पंचायत के दिनकर जी थे, ये सब थे। आशीष जी हमारे विद्यार्थी परिषद के थे। बाद में सेवा भारती, विश्व हिंदू परिषद, ग्राम विकास और बनवासी कल्याण आश्रम, इन चारों के संगठन मंत्रियों से भी मेरी बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि सतीश जी हम भी इस क्या नाम है एम्प्लॉयमेंट सृजन में, क्योंकि सेवा बस्तियों में हो, बनवासी क्षेत्र में हो, बड़ी आवश्यकता रहती है, तो हम भी इस क्या नाम है मुहिम में जो है साथ जुटेंगे। हालांकि दूसरी कोरोना की लहर आने के कारण से 2021 के मध्य में थोड़ा उतनी तेजी से नहीं उठाव हो पाया, किंतु अंततोगत्वा बहुत सी चर्चाएं, बहुत सा चिंतन करने के पश्चात इस वर्ष 12 जनवरी 2022 को जब स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस होता है, उस दिन हमने विधिवत रूप से इस अभियान की घोषणा की। इस अभियान का नाम रखा स्वावलंबी भारत अभियान। एक बार मेरे पीछे बोल दीजिए, स्वावलंबी भारत अभियान। यह भारत का अभिनव अभियान शुरू हुआ है। भारत के आर्थिक सामाजिक संगठनों ने मिलकर इस बेरोजगारी की चुनौती का सामना करने के लिए एक ये विशाल अभियान शुरू किया है। गत 4.5 वर्षों से स्वदेशी जागरण मंच के नेतृत्व में, हमारे डॉक्टर भगवती प्रकाश जी के नेतृत्व में 70 से 75 बड़े इकोनॉमिस्ट, जिनमें 14 वाइस चांसलर शामिल थे, जिनमें भारत के नीति आयोग में बैठने वाले कई इकोनॉमिस्ट शामिल थे, जिनमें भारत की इंडस्ट्री ग्रुप के कुछ अच्छे लीडर उपस्थित थे, इंक्लूडिंग जोहो के हमारे श्रीधर जी, जिसमें एग्रीकल्चर के इश्यू समझने वाले अच्छे कृषक नेता थे हमारे किसान संघ के सहित।
ऐसे 70-75 अपने वरिष्ठ लोगों ने 4-4.25 साल तक गहन चिंतन अध्ययन किया है इसके विषय पर। भारत की अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति कहां से आ रही है? क्या हम पहले कभी जीरो अनएम्प्लॉयमेंट वाला कंट्री रहे हैं क्या? इसको अध्ययन किया। भविष्य में बन कैसे सकते हैं, इसकी संभावनाएं तलाशी। बड़ी बेरोजगारी का सर्ज आता कहां से है? इश्यूज क्या है जिसके कारण से गवर्नमेंट होते हुए भी, खासकर पिछले 7-8 साल से अपने गवर्नमेंट होते हुए भी, और उससे टैकलिंग नहीं हो रहा है। इन सब विषयों का गहन अध्ययन चिंतन हुआ है, अनेक पुस्तक लिखी गई। अभी की जो पुस्तक आई है, इसका विमोचन हो गया क्या? यहां पर विमोचन नहीं हुआ, ये तेलुगु एडिशन का। ठीक है, आज ही कर देंगे समापन में। मिल गया होगा ना आपको? मिला है तो हाथ लगा करो। हाँ, दिखा रहे हैं। ओ ठीक, मिला है। ये जो पुस्तक है, ये कहने को मेरे द्वारा लिखी गई है, और वाइस चांसलर है हमारे भिवानी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर राजकुमार मित्तल, इकोनॉमिक्स से बड़े प्रोफेसर हैं, हम दोनों के द्वारा लिखी गई है। किंतु ये मैं 70-75 इकोनॉमिस्ट का जो डाटा था, उसके आधार पर 150 विश्वविद्यालयों में अलग अलग सेमिनार करने के बाद हम लोगों ने कुछ निष्कर्ष निकाले, और उनको क्रिस्प रूप में, उनको बिल्कुल संक्षेप में, क्योंकि सामान्य कार्यकर्ता को आंदोलन चलाना है, आंदोलन को इकोनॉमिस्ट को नहीं चलाना है। आंदोलन चलाना होता है कार्यकर्ताओं को, जिनको जीडीपी की फुल फॉर्म भी कई बार नहीं पता होती। तो इसलिए उनको जो डाटा समझ में आ जाए और वो जिस उस पर बात कर सकें, ऐसे सरल शब्दों में 28 पृष्ठ का इसको मैटर बनाकर आप लोगों के हाथ में दिया गया है। आप लोगों के पास आज इसका तेलुगु एडिशन आया है, अन्यथा ये 6 महीने पहले ये बुक जो है जनवरी मास में 12 जनवरी को हम लोगों ने रिलीज कर दी थी। उसका नाम है पुनः मनाए भारत महान, या अंग्रेजी का उसका वर्जन आया रीबिल्डिंग ग्रेट इंडिया। इसलिए मैं ये बताए है पृष्ठभूमि कि यहाँ जो बैठे तेलंगाना के कार्यकर्ता हैं, आप लोग जरा समझ लीजिएगा, क्योंकि हर जिले में आज की इस कार्यशाला के बाद ये कैंपेन जाना है। हमारे को मोटा मोटा इसका डाटा पता होना चाहिए, तेलंगाना का डाटा पता होना चाहिए। इसलिए रात को मैं आया तो मुकेश जी शायद अभी आए नहीं है, हमारे कार्यकर्ता यहाँ सीए हैं, क्या नाम है वहाँ पर, अच्छे कार्यकर्ता। मैंने उनसे कहा कि तेलंगाना को कुछ डाटा दीजिए। वो देखो बैठे हैं यहाँ पर। ओह चलो, अच्छा हुआ। तो क्या नाम है, यहाँ पर क्या नाम है, तेलंगाना की क्या स्थिति है वो बताना चाहिए। उन्होंने जो मुझे अभी भी डाटा दिया, मैंने देखा उसमें इस समय पर तेलंगाना में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 9.91 है। ये सारे भारत का जो ऑन एन एवरेज आ रहा है 6.67 इस समय अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। सारे भारत का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 6.67, तेलंगाना का रेट है 9.91। मे बी द कंट्रीब्यूशन, और यहाँ की प्रेजेंट गवर्नमेंट का भी होगा, स्टेट गवर्नमेंट का, उसका भी बड़ा योगदान होता है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाने में। जैसे हमारे दिल्ली में है वो, ये क्या नाम है, कुछ ऐसे हमारे क्या नाम है मोतियों वाली सरकार, हमारे यहाँ पंजाबी में बोलते हैं मोतियों वाली सरकार, कुछ ऐसे वाले सरकार होते हैं जो उनका काम ही अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के तरीके ढूंढना रहता है। वो यहाँ भी शायद उसका होगा, क्या नाम है, क्या नाम है, वायरस पहुंचा हुआ होगा दिल्ली वाला, जो भी हो, अब उसकी डिटेल में नहीं जाता हूँ। लेकिन 9.91 का क्या नाम है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये लेटेस्ट डाटा मुझे बताया है, ये नेशनल एवरेज 6.67 से कितना अधिक है। मैंने पूछा यहाँ की इंडस्ट्री का क्या स्थिति है, तो वारंगल की इंडस्ट्री तो इस समय पर कोलैप्स हो रही है। आदिलाबाद में थोड़ा सा पेपर मिल का छोटा मोटा होगा, या फिर उसमें होगा छोटा मोटा, करीमनगर में होगा माइनिंग का, लेकिन माइनिंग का तो कोई बहुत उसको नहीं ना इंडस्ट्री उसमें कह सकते। हालांकि माइनिंग में एम्प्लॉयमेंट तो काफ़ी हो जाता है, बट वो क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट नहीं होता। भाग्यनगर को छोड़कर जहाँ आईटी या फार्मा सेक्टर का बड़ा हब हो सकता है, 32 जिला है हमारा, 1 या 2 जिला को छोड़कर बाकी किसी में कोई बड़ा इंडस्ट्री या बड़ा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं, ऐसा ध्यान में नहीं आता है। लेकिन जब हम सारे देश का भी अध्ययन करें और इस अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम का टोटल अध्ययन चाहिए, यहां बैठे जो 150-200 कार्यकर्ता हैं, यू शुड बी द एक्सपर्ट ऑन दिस इशू कि एक्चुअली डेटा क्या है, पहले क्या रहा है, प्रेजेंट क्या है, और इसके सॉल्यूशन एक्चुअल क्या है। बिकॉज लास्ट 70 to 75 years of the government after independence,
अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या का ग्राफ थोड़ा बहुत इधर या उधर अलग बात है, किंतु भारत में अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ी समस्या लगातार 70-75 ईयर से बनी हुई है। कोरोना के कारण से थोड़ी वर्स्ट हो गई, कोरोना के कारण से थोड़ा एग्रीवेट हो गई, दैट इज अनदर इशू। बट इवन बिफोर कोरोना आल्सो द अनएम्प्लॉयमेंट रेट वाज द हाईएस्ट इन द अमंग द 20 बिग कंट्रीज, जो हम G20 बोलते हैं, बड़ी बिग इकोनॉमीज में। क्यों है ऐसा भाई? तो तत्कालिक रूप से कुछ तो भी क्या नाम है वो करना, वो नहीं करना है। जैसे कोई डॉक्टर जो रहता है, आप किसी डॉक्टर के पास गए कि डॉक्टर साहब मुझे बुखार है, अच्छा बुखार है, ओके ये लीजिए पैरासीटामोल, ऐसा कोई डॉक्टर करता है क्या? और अगर करे तो आप उस पर विश्वास करेंगे क्या? यार मैंने कहा बुखार है इसलिए पैरासीटामोल पकड़ा दी। तो बुखार है तो कौन सा बुखार है? वायरल है, मलेरिया है, नमोनिया है, कौन सा है? तो 2 टेस्ट करना चाहिए उसको, थोड़ा ठीक प्रॉपरली डायग्नोज करना चाहिए, थोड़ा हिस्ट्री पूछना चाहिए कि बार बार हो रहा है या अभी हुआ है, फर्स्ट टाइम हुआ है, कैसा हुआ है। तब वो प्रॉपर डायग्नोज होने के बाद ही अगर वो प्रेस्क्रिप्शन देता है, कोई इलाज देता है, तो आप सेटिस्फाइड होंगे और वो इलाज ठीक होगा। इसलिए यू शुड बी ए गुड डॉक्टर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इसलिए हमारे को ये अनएम्प्लॉयमेंट कब से भारत में आई है, कब से तेलंगाना की रेट क्या है इसका, इस सारे का गहरा अध्ययन करना चाहिए। ये कार्यशाला है यहाँ पर, आज केवल भाषण सुनने के लिए नहीं है, और ये जस्ट शुरुआत है। इस पुस्तक को केवल इसलिए क्रिस्प फॉर्म में दिया है कि इसको हम अच्छी तरह से अध्ययन करके, टू स्टार्ट विद ये, इसको अध्ययन करके हम अपने अपने डिस्ट्रिक्ट और अपनी स्टेट के हिसाब से नया डाटा, नए वो दृष्टिकोण डेवलप करें। यू आर नॉट द पब्लिक, यू आर कार्यकर्ता 12 ऑर्गेनाइजेशन के, सभी 32 डिस्ट्रिक्ट्स के। इसको ध्यान में रखकर हम आज शाम तक का इसके पे चिंतन मनन करने वाले हैं। कुछ चीजें मैं बता रहा हूं। भारत की अनएम्प्लॉयमेंट, भारत की बेरोजगारी, ये भारत के ही कारण से है ऐसा नहीं है। 1947 से ही ये बेरोजगारी आई है ऐसा नहीं है। लेकिन बेरोजगारी भारत में प्रागैतिहासिक काल से है ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। ये बेरोजगारी जो है ये एक्चुअली हिंदी वर्ड नहीं है, संस्कृत वर्ड नहीं है। हमारी तो बेसिक भाषा तो संस्कृत है ना। मेरे बड़े भाई प्रोफेसर हैं संस्कृत के एक कॉलेज में अंबाला में, और मेरे भाई का पत्नी, यहाँ क्या बोलते हैं, हम भाभी बोलते हैं, यहाँ क्या बोलते हैं, भाभी चलता है, ओके। मेरा भाभी जो है वो जम्मू यूनिवर्सिटी में संस्कृत का प्रोफेसर है। तो जब मैंने सोचा ये हम सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं, तो बेरोजगारी तो संस्कृत का शब्द है, संस्कृत का शब्द नहीं है, ये तो उर्दू का शब्द है, हमको संस्कृत शब्द बोलना चाहिए। तो मैंने फ़ोन लगाया अपनी भाभी को, प्रोफेसर साहब, उनका हाँ भैया क्या बात है। मैं कहा मैं बेरोजगारी का सब्जेक्ट लेने वाला हूँ, आपके यहाँ बताइए मुझे संस्कृत में इसके लिए शब्द क्या है। तो थोड़ा सोचा, संस्कृत में अकर्मण्य। मैं कहा अकर्मण्य को तो हिंदी में कहते कोई काम करता है नहीं, जो काम नहीं करता है। कह लेंगे हाँ। मैं कहा सरकारी कर्मचारी तो कोई काम करते ही नहीं है। वो सरकारी कर्मचारी थी इसलिए मैंने कहा उसको, आपको नहीं कह रहा हूं, आप तो करते हैं, कार्यकर्ता है। नहीं, मैं कह आप ये बताओ जो काम करना चाहता है और रोजगार नहीं मिल रहा वो कौन है संस्कृत में, उसको। उन्होंने कहा थोड़ी देर में बताऊं। मैं कहा हाँ ओके। उसने मेरे को फोन रखने के बाद भाई को फोन लगाया अंबाला में, अरे सतीश जी वहां से पूछ रहे हैं बेरोजगारी के लिए संस्कृत में क्या वर्ड है, क्या शब्द है। तो वो कहने लगे, मैं, वो भाई मेरा कहने लगा मैं तो कॉलेज में प्रोफेसर हूं, तू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, तू सीनियर, तुम बताओ। दोनों पीएचडी हैं, दोनों प्रोफेसर हैं। ये कह रहा है वो बताओ, वो कह रहा है तुम बताओ। कोई नहीं बता पाया। मैंने पूछा शाम को क्यों नहीं बता पाया, क्योंकि संस्कृत में बेरोजगारी के लिए कोई शब्द है ही नहीं। और क्यों नहीं है, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि संस्कृत विश्व की सबसे और समृद्ध भाषा हो,
सबसे पुरानी भाषा हो और उसमें इतने इंपॉर्टेंट बेरोजगारी के लिए शब्द क्यों ना हो? क्योंकि ये जो हिंदी भाषा है ना, अभी सारे नॉर्थ में बोली जाती है, ये भारत की मूल भाषा नहीं है। ये संस्कृत में हिंदी, संस्कृत में उर्दू और पर्शियन का मिक्सचर के कारण से ये हिंदी हुआ है। 500 साल पहले तक, 1300-1400 साल तक भी भारत की सामान्य भाषा संस्कृत थी। भारत में 400-500 साल तक भी पहले भारत में बेरोजगारी कोई चीज होती है, बेरोजगारी कोई बीमारी होती है, ये कोई जानता तक नहीं था। इसलिए संस्कृत में इसके लिए कोई पर्यायवाची शब्द नहीं है। जैसे 2 साल पहले तक विश्व के किसी डॉक्टर को यह नहीं पता था कि कोरोना नाम का कोई वायरस है। 2019 की नवंबर-दिसंबर से पहले विश्व में किसी को मालूम नहीं था कि कोरोना नाम की कोई बड़ी प्रॉब्लम है, मेडिकल क्या नाम है, वो वायरस है, नहीं पता था ना। 2 साल पहले मालूम था क्या? नहीं। और कहां से आया? चीन से। 2 साल पहले तक विश्व के किसी डॉक्टर को पता नहीं था कोरोना प्रॉब्लम है, आया चीन से। ऐसे ही 400 साल पहले तक भारत के किसी इकोनॉमिस्ट को, किसी विद्वान को, किसी नेता को, किसी राजा को यह पता तक नहीं था कि बेरोजगारी भी कोई चीज होती है, और यह भारत में आई है अंग्रेजों के द्वारा। कोरोना फैलाया चीन ने, भारत में बेरोजगारी फैलाई अंग्रेजों ने। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों को यहां पर शासन स्थापित जब उन्होंने किया तो उसके बाद उनको चिंता हुई कि हमारे को यहां पर परमानेंट कैसे रहना है। वो अंग्रेजी बोलते थे, उनको अंग्रेजी बोलने वाले और उनका काम, उनके ऑर्डर्स को कन्वे कर सके, उनके ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करवा सके, एक ऐसी बड़ी नौकरशाही की जरूरत थी। ऐसे बहुत बड़ी मात्रा में कर्मचारी चाहिए थे। इसलिए उन्होंने यहां पर जो भी अंग्रेजी थोड़ा बहुत बोल लेता था, उनकी बात समझ लेता था, उनके ऑर्डर को पास ऑन कर लेता था, ऐसे लोगों को अपनी सरकार के अंदर मंथली एक अच्छी इनकम देकर, नौकरी रखना शुरू किया। और दूसरा काम उन्होंने इससे अधिक किया, उनको प्रतिष्ठित करना शुरू किया। उन अंग्रेजी बोलने गिटपिट करने वाले नौकरों को सम्मान करना शुरू किया, प्रतिष्ठित करना शुरू किया। अन्यथा भारत में कहते थे उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, नीच चाकरी, कि खेती उत्तम होती है, व्यापार मध्यम रहता है, और ये नौकरी क्या होती है? सबसे खराब चीज। अंग्रेजों ने इस पैराडाइम को ठीक उल्टा किया। उन्होंने नौकर को प्रतिष्ठित किया। इसलिए साहब बहादुर, कोई भी अंग्रेज नौकरी करने वाले साहब लोग हो गए, नौकर लोगों को उन्होंने साहब के नाते से प्रतिष्ठित कर दिया। और इस पैराडाइम को 150-200 साल तक एक पीढ़ी दर पीढ़ी उन्होंने प्रतिष्ठित किया। धीरे धीरे करके हमारी खेती, जो विश्व की सर्वाधिक बढ़िया खेती थी, और हम एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री नहीं थे, नो, वी वर एग्रो बेस्ड क्या नाम है, इंडस्ट्री, ग्रामोद्योग आधारित हम देश थे। हमारी हर एक गांव की इंडस्ट्री को क्रश किया। अपनी लंकाशायर, मानचेस्टर और यूरोप की मिलों को चलाने के लिए भारत को कच्चे माल की मंडी के रूप में परिवर्तित किया, इंडस्ट्री को तबाह किया। केवल कॉटन और रॉ मटेरियल यहां से ले जाने के उन्होंने सोर्सेज डेवलप किए। इसके कारण से धीरे धीरे करके नौकरी प्रतिष्ठित हो गई, इंडस्ट्री डाउन होती चली गई। और 1947 में जब वो यहां से गए तो भारत को पूरी तरह से क्रैश करके, पूरी तरह से तबाह करके हमारी इंडस्ट्री को और नौकरों को प्रतिष्ठित करके कैसा चले गए कि आज भारत का यूथ ये एम्प्लॉयमेंट की परिभाषा ही गलत समझता है। उसके दिल दिमाग में एम्प्लॉयमेंट कौन है, अच्छा एम्प्लॉयमेंट कौन है? जिसको अच्छी नौकरी मिली हो। और नौकरी भी कौन सी? नौकरी कौन सी? सरकारी नौकरी। कोई भी लड़का लड़की कॉलेज में जाता है, यूनिवर्सिटी में जाता है, आप उससे पूछिए किस लिए जाते हो?
मैं बीकॉम कर जाऊंगा, मैं बीए कर जाऊंगा, एमकॉम करूंगा, बीटेक करूंगा, देन कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी। नौकरी करने को ही वे जॉब समझते, रोजगार समझते हैं। और केवल वही नहीं, भारत सरकार के अंदर बैठे हुए नीति आयोग के बड़े बड़े अधिकारी, मैं एक बार जब मिलने गया, मैंने कहा यू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन जॉब्स एंड एम्प्लॉयमेंट। उन्होंने कहा नहीं, दिस इज मियर वर्ड्स। मैं कहा व्हाट यू आर सेइंग? भारत सरकार के नीति आयोग में सीएमआई के डायरेक्टर है महेश व्यास, मैं उनसे मिलने के लिए मुंबई गया, उनका 13वें माले पर मैं बैठा था। 2.5 आवर मेरी 1-to-1 डिस्कशन हुई उससे। मैंने कहा आप इतना बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा निकाल रहे हैं, आप जानते हैं आप देश का क्या हाल कर रहे हैं? वैसे वो राजस्थानी आदमी है। मैं कहा तू देशभक्त आदमी होना चाहिए। उन्होंने कहा मेरी देशभक्ति पे आप शक कर रहे हो। मैं कहा आई एम शकिंग, योर मेथोडोलॉजी रॉन्ग, योर डेफिनेशन इज रॉन्ग। कहना कैसे? मैं कहा आप केवल मियर जॉब्स को, मियर जिनका पीएफ कटता है, ये कटता है, केवल उसी को जॉब्स को आप रोजगार कहते हो। और भारत में ये रोजगार कितना होता है? भारत में जो ऑर्गेनाइज सेक्टर की जॉब्स हैं, जिसको जॉब्स बोलते हैं, वो हैं केवल 7.5% आउट ऑफ 52 करोड़ लेबर फोर्स। एज ऑफ नाउ वी हैव 52 करोड़ लेबर फोर्स। 52 करोड़ लेबर फोर्स में से 3,80,60,000 केवल जॉब्स हैं भारत में। लेट मी रिपीट, 3,80,60,000 टोटल ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब्स हैं। ये सरकारी, अर्ध सरकारी, प्राइवेट, बिग इंडस्ट्री की, मिडिल इंडस्ट्री की, सबकी आ गई। और सामान्य उससे लेकर अंतिम चपड़ासी से लेकर ऊपर तक, अंतिम होता है चौकीदार, नीचे के चौकीदार से लेकर नेशनल चौकीदार उस तक। नेशनल चौकीदार कौन है भाई दिवे? कौन है? उसकी भी काउंट की, क्योंकि वो भी तनख्वाह लेते हैं और डिस्पर्स कर देते हैं, अलग बात है। हमने लोकल किसी ऑफिस के क्या नाम है चौकीदार से नेशनल चौकीदार तक की ये कैलकुलेट किए हैं। इसमें डिफेंस आ गया, आर्मी आ गई, रेलवे आ गया, बैंक आ गए, इंडस्ट्री आ गई, सरकार आ गई, अर्ध सरकार आ गई, पीएसयू कंपनी आ गई, सब आ गई, जिनका भी पीएफ कटता है। ये हैं केवल 7.5%, 7.6% ओनली। तो मैंने महेश व्यास जी को कहा कि आप एम्प्लॉयमेंट और जॉब्स में फर्क नहीं करते हैं, दिस इज अ प्रॉब्लम। तो अंग्रेजों ने क्या किया? केवल नौकरी ही एम्प्लॉयमेंट है, इसको प्रतिष्ठित कर दिया। इसलिए आज 70-75 सालों से सभी सरकारों के प्रयत्न के बावजूद भी भारत में अनएम्प्लॉयमेंट सर्वाधिक बना हुआ है। क्यों? हर एक लड़का लड़की दिमाग में अपनी खेती, अपनी इंडस्ट्री, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, इसके बारे में सोच ही नहीं रहा। वो सोच केवल एक चीज के बारे में है, मैं अच्छी पढ़ाई करूं, अच्छा एग्जाम क्लियर करूं, अच्छी जॉब लूं, बस। जब हर एक लड़का लड़की सोच केवल जॉब्स रहा है और जॉब्स हैं 7.5%, तो अनएम्प्लॉयमेंट तो आएगी ना भाई, दिस इज बट नेचुरल। इसमें गलत क्या है? दिस इज द एक्चुअली प्रॉब्लम पॉइंट। और जरा ध्यान करिए, एम्प्लॉयमेंट अभी भी मान लो ये करते हैं, हमने जो बाकी ठेके पर कच्ची नौकरियां, गेस्ट फैकल्टी, ये वो सब उसको भी कैलकुलेट करा है, वो सब मिलाकर भी 20% से ऊपर नहीं जाता। सब मिलाकर जो वास्तव में जॉब्स नहीं है, लेकिन चलो अगर उनको मासिक कुछ ना कुछ मिल जाता है, आउट ऑफ 350 डे अगर जिनको 200 डेज का कुछ ना कुछ मिल जाता है, उसको भी कैलकुलेट करवा लिया हमने। ये सब मिलाकर भी 19.5 समथिंग, रफली 20% से ज्यादा नहीं जाता है। तो 80% भारत कहां से कमा रहा है भाई? 80% भारत एज ऑफ नाउ, वी आर $3.2 ट्रिलियन इकोनॉमी सर। From where we are earning? Our 80% employment is coming from where? This is from primarily from agriculture. 11 करोड़ लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हैं बड़ी मात्रा में, माइक्रो में हैं, और जिसको अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं उसमें है।
80% का जहां से एम्प्लॉयमेंट आता है, अगर हम उसको स्ट्रेंथन कर लें तो भारत की समस्या को दूर कर सकते हैं। इसलिए हमने इस पुस्तक में जो निष्कर्ष रूप में दिया, भारत में एक बिग मास मूवमेंट की आवश्यकता है कि ये जो अंग्रेजों ने पैराडाइम हमारा गलत किया, ये चश्मा गलत कर दिया। मैं कल आने से पहले अपने चश्मे वाले के पास गया, उनका क्या प्रॉब्लम है, मेरे को साफ दिखाई नहीं दे रहा। तो मेरी आंखों का कसूर है? क्या नहीं, आंखों का क्या कसूर है? मैं क्या किताब जरा गलत छपी है क्या? नहीं 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 नहीं, आपका ये लेंस गड़बड़ हो गया है, लेंस का नंबर गड़बड़ हो गया है। अंग्रेजों ने हमारी इकोनॉमी की तरफ देखने के जो दृष्टिकोण का लेंस था वो गड़बड़ कर दिया। स्वावलंबी भारत अभियान ये उस लेंस का नंबर जो अंग्रेजों ने गड़बड़ किया, और 75 सालों की हमारी सरकारों ने उसी थ्योरी को ढोया, उसी लाइन को आगे बढ़ाया। स्वावलंबी भारत अभियान भारत के युवाओं का, भारत की जनता का ये दृष्टिकोण बदलने का एक बड़ा प्रयत्न है। इसलिए हमारे को ना केवल जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट की परिभाषा ठीक करनी, बिकॉज जॉब्स आर लिमिटेड, जॉब्स तो 3 करोड़ 80 लाख होंगी, जॉब्स आर लिमिटेड, एम्प्लॉयमेंट इज अनलिमिटेड। जरा ध्यान करना, एम्प्लॉयमेंट अनलिमिटेड होता है, उसकी सीमा नहीं, जॉब्स की सीमा है। तो जो जॉब जिसमें सीमा नहीं है उस पर फोकस करना है। और 4 रूट ऑफ क्या नाम है भारत का राजमार्ग है, वो है डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण होना चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप होना चाहिए, स्वदेशी होना चाहिए, और कोऑपरेटिव सहकारिता होना चाहिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था, भारत की इकोनॉमी को अगर दुरुस्त करने के लिए केवल 2 ही शब्द बोलने हो तो वो है डिसेंट्रलाइजेशन और स्वदेशी। लेकिन दत्तोपंत ठेंगड़ी और बाद वो क्या इकोनॉमिस्ट ने जोड़ा, उन्होंने जोड़ा अगर अनएम्प्लॉयमेंट को भी एड्रेस करना हो तो 2 शब्द और जोड़ दीजिए, वो है एंटरप्रेन्योरशिप और सहकारिता। तो इसलिए 4 शब्दों को जोड़कर डिसेंट्रलाइजेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, सहकारिता और स्वदेशी, इन 4 लेन पर, इस 4 पहियों के ऊपर जो गाड़ी चलेगी रोजगार की, ये भारत को 100% रोजगार के ऊपर ले जाएगी। और अभी शुरू हो गया ना, अभी भारत के प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं, बी वोकल फॉर लोकल। 2010 का प्रधानमंत्री तो नहीं बोलता था। 2010 का प्रधानमंत्री क्या बोलता था, वो बोलता था ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन। 2020 का प्रधानमंत्री बोलता है बी वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया। क्यों? बिकॉज ही नोज, उसको मालूम है कि प्रॉब्लम कहां है और इसका हल कहां है। उसको मालूम है कि बी वोकल फॉर लोकल में भारत के अनएम्प्लॉयमेंट का समस्या का समाधान है। सो ही इज टॉकिंग। भारत सरकार ने 70 साल में पहली बार सहकारिता मंत्रालय बनाया है, कोऑपरेटिव मंत्रालय, और अमित शाह जी जैसे योग्य व्यक्ति को उसका प्रभार दिया। क्यों? क्योंकि दे नो भारत का अनएम्प्लॉयमेंट ये सहकारिता में से निकलना है। उन्होंने स्टेट्स को 43% कंट्रीब्यूशन करके डिसेंट्रलाइज किया। क्यों? दे नो कि डिसेंट्रलाइजेशन में से भारत की इकोनॉमी और एम्प्लॉयमेंट एड्रेस होना है। और उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप, उसके ऊपर तो इस समय सारे उसमें चला ही हुआ है। डोंट बी जॉब सीकर, बी जॉब प्रोवाइडर, प्रधानमंत्री बोल रहा है। क्यों? इतने सरल शब्दों में बोल रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि मुझे अपने युवाओं को कैसे एम्प्लॉयमेंट के लूप में डालना है। और 3 हमने कार्यक्रम दिए इस अभियान में। 3 काम करने हैं। क्या क्या काम करने हैं? 3 काम करने में हमने कहा है, पहला काम है जो इस समय पर उद्यमिता के प्रयोग चल रहे हैं, जहां पर भी रोजगार सृजन करने के लिए एमएसएमई सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ वैल्यू एडिशन हो रहा है, जहां भी ऐसे प्रयोग कर रहे हैं। कहीं पर कोऑपरेटिव में महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप चला रही हैं, कहीं पर छोटी इंडस्ट्री, माइक्रो इंडस्ट्री हमारी चल रही है, उसको सपोर्ट करिए। ये पहला काम।
डिटेल बाद की किसी वर्कशॉप में आएगी। दूसरा कहा है हर जिले में रोजगार सृजन केंद्रों की स्थापना करना, सब प्रकार की एम्प्लॉयमेंट के बारे में जानकारी, सब प्रकार की इंडस्ट्री के बारे में जानकारी, सब प्रकार की जॉब्स के बारे में जानकारी, सब प्रकार की सब्सिडी और गवर्नमेंट की योजनाओं की जानकारी जहां पर मिल सके उस जिले के अंदर, ऐसे हर जिले में वहां की यूनिवर्सिटी अथवा वहां के कॉलेज के साथ मिलकर रोजगार सृजन केंद्रों की स्थापना करनी है। और तीसरा हमने काम कहा है मानसिकता परिवर्तन के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा काम होता है मानसिकता परिवर्तन का। मानसिकता परिवर्तन के लिए एक व्यापक जन जागरूकता मिशन, एक व्यापक जन जागरूकता अभियान, फिर वो सोशल मीडिया से होगा, फिर वो सेमिनार से होगा, फिर गोष्ठियों से होगा, वेबिनार से होगा, मिलजुल के होगा, कैसे होगा अलग बात है, लेकिन रोजगार के प्रति, उद्यमिता के प्रति, एंटरप्रेन्योरशिप के प्रति, स्वदेशी के प्रति, सहकारिता के प्रति एक जागरूकता का व्यापक मानसिक परिवर्तन का 37 करोड़ युवा है भारत में 15 से 29 की आयु वर्ग में। इस 15 से 29 आयु वर्ग की मानसिकता परिवर्तन का एक व्यापक अभियान स्वावलंबी भारत अभियान का मुख्य कार्यक्रम होगा। उस नाते से 3 कार्यक्रम मैंने बताए, चल रहे रोजगार सृजन के जो प्रयोग हैं, चाहे माइक्रो सेक्टर के हों, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर के हों, चाहे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के हों, चाहे कोऑपरेटिव के हों, उनको सहयोग करना, उनको प्रोत्साहन, उनको खड़ा करना। दूसरा रोजगार सृजन केंद्रों का निर्माण, और तीसरा मानसिकता परिवर्तन के लिए एक व्यापक जन जागरण। इस नाते से करेंगे तो निश्चित रूप से हम एक तेलंगाना में एक व्यापक ऐसी स्थिति खड़ा करने में सफल जरूर होंगे जहां से हम कह सकेंगे कि देश की बेरोजगारी के साथ साथ तेलंगाना में भी हम लोगों ने इवन दिस गवर्नमेंट परसिस्ट, वैसे तो संभावना कम ही होगी, ज़्यादा आप लोग बताओगे कि अगले तक जय श्री राम हो जाएगा, यहाँ पर भी मैं अब उसकी डिटेल में नहीं जाता हूँ, क्या होगा कैसे होगा वो मेरा विषय भी नहीं, लेकिन रहे ना रहे हम सामाजिक आर्थिक संगठन अपने बल के आधार के ऊपर तेलंगाना की और देश की अनएम्प्लॉयमेंट के इशू को एड्रेस करने में अवश्य कामयाब होंगे। इस विश्वास के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूं। जय स्वदेशी, जय भारत।